नमस्कार स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन की। और आज के सेशन में हमने लिया है फिल इन द ब्लैंक्स को, जो एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 प्रीवियस ईयर के किसी क्वेश्चन पेपर में आ चुकी है। और ये क्वेश्चन पेपर भी बता देता हूं आपको कौन सा है। एसएससी सीएचएसएल 10+2 टीयर 1 एग्जाम 4 जुलाई 2019, शिफ्ट थर्ड को, और एक होगा 5 जुलाई 2019, 4, 5, 6 जुलाई 2019 को होने वाले क्वेश्चन पेपर जो एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 का क्वेश्चन पेपर हुआ था, वहां से ये फिल इन द ब्लैंक्स को लिया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे कहते रहते हैं कि सर वोकैबुलरी भी कराइए, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो फिल इन द ब्लैंक्स इन सालों में दिए गए हैं, ये वोकैबुलरी के आधार पर ही दिए गए हैं। किसी वर्ड के मीनिंग को जान लेना ही काफी नहीं होता है। उस वर्ड का फंक्शन क्या है, वो किस तरह की स्ट्रक्चर में इस्तेमाल होता है, किस कंटेक्स्ट में इस्तेमाल होता है, क्या उसके साथ दूसरे वर्ड्स आ सकते हैं, ये समझना भी जरूरी है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हमारी आज की वीडियो को। ये जो है हमारा पहला सेंटेंस है 153वां। इससे पहले के सेंटेंस जो है फिल इन द ब्लैंक्स के सेशन में ही हम करा चुके हैं। हम यूजुअली किरण पब्लिकेशन से इनको लेते हैं, लेकिन आपके पास अगर कोई और किताब भी है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं इन सारे क्वेश्चंस को ही पीडीएफ की फॉर्म में, प्रिंटेबल पीडीएफ की फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूं, और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे यूट्यूब चैनल के लिंक पर मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल के फ्रंट पेज पर मिल जाएगा। वहां से भी आप इनको पीडीएफ की फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, एक ब्लैंक हमें दिया गया है, इस ब्लैंक को फिल करना है। इन चारों ऑप्शंस में से किसी भी एक ऑप्शन को उठाकर यहाँ रखना है। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव मीनिंग क्या है, सेंटेंस को किस मीनिंग की जरूरत है, और इन चारों शब्दों का क्या मीनिंग है, इन चारों के बीच में क्या डिफरेंस है। एक आर्टिकल लगा हुआ है, द आर्टिकल से शुरुआत की गई है, इसका मतलब यहाँ पर कोई नाउन नहीं आएगा। अगर द आर्टिकल से शुरुआत की गई है, ये आर्टिकल नाउन के लिए लगाए जाते हैं, और नाउन यहाँ पर लगा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपकी मेन वर्ब लगी हुई है, यानी कि जो भी हमारा यहाँ पर नाउन होगा, वो हमारी नाउन फ्रेज जो भी होगी वो सब्जेक्ट के फंक्शन में होगी, और मेन वर्ब ये रही। अब यहाँ पर कौन सा वाला वर्ड आना चाहिए, एक बार पूरे सेंटेंस को आपको एनालाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव मीनिंग क्या है। यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, एपेयर्स यहाँ पर मेन वर्ब हो गई, और ये जो एपेयर मेन वर्ब है ये लिंकिंग नेचर की वर्ब है। लिंकिंग नेचर की वर्ब होने की वजह से इसके बाद आया है कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट है 2+V1 इन्फिनेटिव। और कॉम्प्लीमेंट में भी ये जो बी लगी हुई है ये भी लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद फिर इसका कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है एडजेक्टिव रफ, और रादर एडवर्ब की तरह लगाया गया है रफ को मॉडिफाई करने के लिए। टुडे लगा हुआ है एडवर्ब ऑफ टाइम, इस एपियर के टाइम को बताने के लिए। फोर लगा हुआ है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन फोर लगाया जाता है किसी पर्पस को, किसी रीजन को रिफर करने के लिए, और ये पर्पस है द शिप्स टू सेल, पूरी की पूरी फ्रेज। फोर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया द शिप्स, और टू सेल यानी कि 2+V1 फिर से एक इन्फिनेटिव है, और ये इन्फिनेटिव लगा है शिप के लिए। तो इस शिप अगर नाउन है तो मैं इस इन्फिनेटिव को एडजेक्टिव ही कहूंगा, एडजेक्टिव के फंक्शन में कहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, एक बार आपको मैंने स्ट्रक्चर बता दी। इसी तरह से आपको जो आपको प्रैक्टिस करनी है, इसी तरह से सिंटैक्टिकली एनालाइज करना है स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दी, क्या इसका मीनिंग समझ पा रहे हैं। द, फिर एक ब्लैंक दिया है, appears to be rather rough today for the ships to sail। देखिए टुडे की बात की गई है, यानी कि आज के दिन की बात की गई है, शॉर्ट टर्म की बात की जा रही है। तो क्लाइमेट और वेदर में से कौन सा आना चाहिए, एनवायरमेंट और एटमॉस्फेयर में तो आएगा नहीं। देखिए एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है, एनवायरमेंट का मतलब होता है एवरीथिंग अराउंड अस, हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी एनवायरमेंट में आ जाती है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं चारों तरफ कौन सी चीजें हैं, इधर पड़ोस वाले अंकल जी की बिल्डिंग है, उधर मुल्ला जी की दुकान है, उधर पंडित जी की दुकान है, उधर एक और शोरूम है। तो ये सारा का सारा क्या है, मेरे चारों तरफ जो है, सारे का सारा मेरे चारों तरफ जो लोग हैं, जो एनिमल्स है, जो नेचर है, जो बिल्डिंग्स है, जो थिंग्स रखी हुई है, वो सारा का सारा क्या है, मेरा एनवायरमेंट है। तो एनवायरमेंट का मतलब होता है एवरीथिंग अराउंड अस। एनवायरमेंट का मतलब हो जाएगा, नाउन ही है ये, एवरीथिंग अराउंड अस। अब इस एवरीथिंग में सब आ जाता है, पीपल भी आ गए, एनिमल्स भी आ गए,
बिल्डिंग्स भी आ गई, नेचर भी आ गया। अगर कोई पेड़ पौधे हैं, कोई नदी है, कोई पहाड़ है, तो वो भी एनवायरमेंट में आ गया। एटीसी लिख देता हूं, यानी कि लिविंग थिंग्स भी आ गई, नॉन लिविंग थिंग्स भी आ गई। फिर एक ऑप्शन आपको दिया है एटमॉस्फेयर का। एटमॉस्फेयर का मतलब होता है द लेयर ऑफ गैसेस अराउंड अर्थ। अर्थ के, हमारी पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसेस की लेयर है, उन गैसेस की लेयर को एटमॉस्फेयर कहते हैं। मैं आपको जो है इमेज दिखाकर समझाता हूं क्या होता है एटमॉस्फेयर। ये है हमारी अर्थ। अर्थ के चारों तरफ जो लेयर ऑफ गैसेस हैं, उन्हीं को कहा जाता है एटमॉस्फेयर। उनमें भी मोस्टली जो है 4 लेयर आ जाती हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। एक और इसके बाद होती है एक्सोस्फेयर। ये सारी की सारी क्या है? ये सारी की सारी एटमॉस्फेयर का पार्ट है। एटमॉस्फेयर को ही फर्दर कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो गैसेस अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों तरफ जो गैसेस हैं, जो लेयर ऑफ गैसेस हैं, उन्हीं को कहा जाता है एटमॉस्फेयर। तो ऐसा तो है नहीं शिप्स को सेल करने की बात की जा रही है आज और हम एटमॉस्फेयर पे ध्यान दे रहे हैं। एटमॉस्फेयर का मतलब गैसेस अराउंड द अर्थ। एक और इमेज में आपको दिखाता हूं, यहां से आपका जीके का क्वेश्चन भी बन जाता है कि कौन सी वाली लेयर में या कौन से वाले वायुमंडल में इन ऑब्जेक्ट्स को फ्लाई किया जाता है, या आपसे पूछ लिया जाता है कि जो फाइटर जेट होते हैं वो किस लेयर में फ्लाई करते हैं, तो आप कहेंगे स्ट्रेटोस्फेयर में फ्लाई करते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है कि जो पैराशूट होते हैं वो किस एयर में फ्लाई करते हैं, ट्रोपोस्फेयर में फ्लाई करते हैं। सैटेलाइट कौन सी एयर में होते हैं, थर्मोस्फेयर में होते हैं। ठीक है, इस तरह की बातें जो है आपसे जीके में पूछ ली जाती है। तो ये सारी की सारी क्या है? एटमॉस्फेयर है। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन में एटमॉस्फेयर की बात नहीं की जा रही है। ऐसा नहीं है कि द एटमॉस्फेयर अपीयर्स टू बी रेदर रफ टुडे फॉर द शिप्स टू सेल। तो एनवायरमेंट और एटमॉस्फेयर को तो आप हटा दो, आपको कंफ्यूजन होगा क्लाइमेट और वेदर में। तो मैं बता दूं कि ये जो वेदर होता है ये शॉर्ट टर्म पैटर्न ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन। एटमॉस्फेरिक की जो कंडीशन होती है, जो एटमॉस्फेयर कंडीशन है, चाहे वो रेन हो, चाहे वो विंड हो, चाहे वो ह्यूमिडिटी हो, चाहे वो और कोई भी फीचर हो एटमॉस्फेयर का, तो जो शॉर्ट टर्म पैटर्न होता है, जो शॉर्ट टर्म स्टेट होती है, जो शॉर्ट टर्म चेंजेस होते हैं, टेम्परेचर में जो चेंजेस आ रहे हैं दिन पे दिन, आज कुछ था कल कुछ 1-2 डिग्री ज्यादा बढ़ गया, तो ये क्या है? ये वेदर की बात है। यहाँ पर हम वेदर का जिक्र कर रहे हैं अगर हम शॉर्ट टर्म में बात कर रहे हैं। क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट होता है लॉन्ग टर्म एवरेज वेदर एट ए प्लेस। 10-20 साल, 50 साल, 100 साल के एवरेज वेदर को किसी प्लेस पर, किसी टाइम में, किसी 10-20-50 साल लॉन्ग टर्म, लॉन्ग पीरियड की बात की जा रही है, लॉन्ग पीरियड में किसी प्लेस पर एवरेज जो वेदर होता है उसको हम कह देते हैं क्लाइमेट। इसको भी मैं आपको एक इमेज से समझा देता हूं। यहां देखिए, जो वेदर होता है वो शॉर्ट टर्म स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर, और जो क्लाइमेट होता है वो लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ वेदर। वेदर के ही लॉन्ग टर्म एवरेज वेदर को, लॉन्ग पीरियड में जो एवरेज वेदर होता है उसी को क्लाइमेट कह देते हैं। अब चूंकि शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, दिन पे दिन की बात कर रहे हैं, तो ये चेंज भी हो जाएगा, मतलब ज्यादा मोर फ्रिक्वेंटली चेंजेस आएंगे इसमें। और जो क्लाइमेट है उसमें भी चेंजेस आएंगे, लेकिन वो चेंज कई सालों में जाके होगा। तो ये कई सालों के लिए जो है एक जैसा रहता है, 10-20-50 सालों के लिए एक जैसा रहेगा, फिर उसके बाद चेंज हो सकता है, फिर उसमें कुछ बदलाव आ सकते हैं। तो क्लाइमेट की यहां पर बात नहीं हो रही है, क्योंकि आपके सेंटेंस में दिया गया है टुडे। अगर टुडे की बात हो रही है तो हम आज की कंडीशन की, आज की एटमॉस्फेरिक कंडीशन की बात कर रहे हैं कि आज क्या कंडीशन है, आज क्या टेम्परेचर है, आज कितनी विंड है, आज जो है क्या हालचाल है हवा पानी के। तो हम बात कर रहे हैं वेदर की। यहां पर आपको लगाना है फोर्थ ऑप्शन, द वेदर अपीयर्स टू बी रादर रफ टुडे फॉर द शिप्स टू सेल। 153 का 4। आगे चल लेते हैं। 154, द आर्कियोलॉजिस्ट मेड, फिर ब्लैंक दिया है, फिर लगी है डिस्कवरी। देखिए, एक बात तो क्लियर है कि ये जो डिस्कवरी है ये नाउन है, यहां पर लगा हुआ है आर्टिकल।
तो यहाँ पर जो भी वर्ड आएगा वो एडजेक्टिव की पार्ट ऑफ स्पीच का होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर वर्ड लगाना है इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, और नाउन को मॉडिफाई करने के लिए जो भी वर्ड आएगा वो एडजेक्टिव ही होगा। और यहाँ पर जो चारों के चारों वर्ड लिखे हैं एडजेक्टिव ही लिखे हैं। एक बार सेंटेंस के आप मीनिंग को समझ लेंगे। तो आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब मैं बता देता हूँ। आर्कियोलॉजिस्ट वो पर्सन जो किसी साइट को, किसी नेचुरल साइट को एक्सकेवेट करता है, खोदता है, ताकि वो किसी भी हिस्टोरिकल ह्यूमन इवोल्यूशन को या किसी भी ऐसी चीज को जो कि हिस्टोरिकल रही हो, जो पहले रही हो, उसको डिस्कवर कर सके, उसके बारे में बता सके। जैसे कि मैं इमेज से दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये जो लेडी है एक नेचुरल साइट को, एक जगह को एक्सकेवेट कर रही है। बहुत बारीकी का काम होता है ये। तो बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करके इनको एक्सकेवेट किया जाता है, खुदाई की जाती है। और यहाँ से जो भी ऑब्जेक्ट्स इनको मिलेंगे उनकी ये स्टडी करेंगे, लैब में ले जाएंगे, कार्बन रेटिंग वगैरह देखेंगे कि ये कितना पुराना है। जैसे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, इनका कैसे पता लगाया गया? आर्कियोलॉजिस्ट ने इनका पता लगाया इन साइट्स को एक्सकेवेट करके, खुदाई करके। यहाँ पर इन लेडी को ये कोई स्टोन मिला है, इस पर कुछ लिखा हुआ है। देखिए कितनी बारीकी से ये इसको साफ कर रही है। अब ये इसको स्टडी करेंगी कि इस पर कौन सी लिपि लिखी हुई है, कौन से चिन्ह बने हुए हैं, उन चिन्हों का क्या मतलब है, यहाँ पर रहने वाले लोग क्या करते थे, उनका रहन सहन कैसा था, उनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, उनकी आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, वो गरीब थे, वो अमीर थे, उनका खान पीन क्या था, उनकी मुद्राएं कैसी थी। ये सारी चीजें जो है आर्कियोलॉजिस्ट करता है बहुत ही बारीकी के साथ। यहाँ पर बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट लगे हुए हैं, ये एक्सकेवेट कर रहे हैं किसी साइट को। कुछ मिलेगा इन्हें तो कुछ पब्लिक को, हमें तुम्हें बताएंगे। ये होता है आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, द आर्कियोलॉजिस्ट हमारा सब्जेक्ट हो गया, मेड हो गया हमारा मेन वर्ब, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया एडजेक्टिव आना। ये चारों के चारों वर्ड जो है एडजेक्टिव लिखे गए हैं। सिनाइल भी एडजेक्टिव है, सेंसेशनल भी एडजेक्टिव है, सेंसिबल भी एडजेक्टिव है, सेंसिटिव भी एडजेक्टिव है। एक ही तरह के रूट वर्ड से जो है बने हुए शब्द आपके सामने लिखे गए। सिनाइल का क्या मतलब होता है? सिनाइल सिनाइल एडजेक्टिव का मतलब होता है शोइंग पुअर मेंटल एबिलिटी, पुअर मेंटल एबिलिटी बिकॉज ऑफ ओल्ड एज। किसी पर्सन की एज बहुत ज्यादा हो जाए, वो ओल्ड एज का हो जाए, और ओल्ड एज का होने की वजह से उसकी जो मेंटल एबिलिटी है वो कम हो जाए, सुस्त पड़ जाए, तो हम उस पर्सन को सिनाइल कह सकते हैं। आपने आसपास ऐसे बूढ़े व्यक्ति देखे होंगे जिनकी समझ कम हो जाती है, जिनकी बातें जो है, बातों से पता लगता है कि उनकी मेंटल एबिलिटी कम हो चुकी है, समझ नहीं पा रहे हैं चीजों को, ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उन पर्सन को जो है सिनाइल कहा जा सकता है। फिर एक वर्ड आपको दिया है सेंसेशनल। सेंसेशनल, सेंसेशनल बना है सेंसेशन से। ऐसा कुछ भी जो आपके अंदर सेंसेशन को क्रिएट कर, सेंसेशनल कहा जा सकता है। सेंसेशनल का मतलब हो गया कुछ भी एक्साइटिंग। सेंसेशन का मतलब एक्साइटेड, एक्साइटिंग, जो आपको एक्साइट कर सके, एक्साइटिंग हो, अनयूजुअल हो, कुछ भी ऐसा जो अनयूजुअल टाइप का है, स्ट्रेंज है, आपके अंदर एक्साइटमेंट को क्रिएट कर दे, उसको सेंसेशनल कहा जा सकता है। अटेंशन ग्रैबिंग हो, आपने देखा और आपकी तुरंत उसको अटेंशन चली, अरे ये क्या है, तो उसको भी सेंसेशनल कहा जा सकता है। एक्साइटिंग, अनयूजुअल एंड अटेंशन ग्रैबिंग, जो आपके अटेंशन को ग्रैब कर ले, अटेंशन ग्रैबिंग। फिर एक वर्ड दिया था आपको सेंसिबल। सेंसिबल, सेंसिबल भी एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब हो जाएगा रीजनेबल। आपने कुछ ऐसा कह दिया जो बिल्कुल रीजनेबल है, प्रैक्टिकल है, बड़ी कायदे की बात कह दी आपने। रीजनेबल, प्रैक्टिकल, शोइंग गुड जजमेंट,
शोइंग गुड जजमेंट। आपका कोई ऐसा विचार है या आपने कोई ऐसी बात कह दी, आपका कोई ऐसा आइडिया है या आपने कोई ऐसी एक्टिविटी कर दी या आपका ऐसा कोई बिहेवियर है जो कि बहुत रीजनेबल है, जो उस समय होना चाहिए, बिल्कुल तार्किक है, प्रैक्टिकल है, गुड जजमेंट शो कर रहा है, तो हम उसको कह सकते हैं बहुत ही सेंसिबल बिहेवियर है, बहुत ही सेंसिबल बात है, बहुत ही सेंसिबल आइडिया है, बहुत ही सेंसिबल थॉट है। फिर एक वर्ड आया है सेंसिटिव। ये भी एक तरह का एडजेक्टिव ही है, और सेंसिटिव का मतलब हो जाएगा बीइंग इजिली अफेक्टेड। कोई भी पर्सन जो इजिली अफेक्ट हो जाए किसी की बातों से, इमोशनली या फिजिकली, हम उसको क्या कहते हैं, यार ये बहुत सेंसिटिव है, जरा सा इसको कुछ कहे तो मुंह बना लेता है। बीइंग इजिली अफेक्टेड इमोशनली और फिजिकली। कोई थिंग भी बहुत सेंसिटिव हो सकती है। आपके हाथ में किसी ने कुछ रखा और बोल दिया यार ये बहुत सेंसिटिव है, जरा हैंडल विद केयर, बहुत आराम से इसको लेके जाना, क्योंकि आप जरा सा उसके साथ छेड़खानी करोगे वो फिजिकली अफेक्टेड हो जाएगी। आपके साथ कोई पर्सन है, आप क्या कहते हो, यार ये बहुत सेंसिटिव है, जरा संभल के रहना, इनको कुछ अनशंट मत कहना। तो सेंसिटिव का मतलब ये हो गया। तो यहाँ पर क्या लगाया जाना चाहिए, सिनाइल, सेंसिबल, सेंसिटिव नहीं, सेंसेशनल। आर्कियोलॉजिस्ट ने एक ऐसी डिस्कवरी को जो है रखा पब्लिक के सामने, ऐसी डिस्कवरी को मेक किया जो कि बहुत सेंसेशनल थी, अटेंशन ग्रैबिंग, अनयूजुअल, एक्साइटिंग थी, बिल्कुल उसने जो है एक्साइटमेंट जो है क्रिएट कर दी पब्लिक में। तो यहां पर आना चाहिए सेंसेशनल। दूसरा ऑप्शन 154 का दूसरा ऑप्शन। वन 155 क्या लिखा हुआ है, द मैन, फिर यहाँ पर ब्लैंक दिया गया है, हैवी लॉसेस इन हिज इन्वेस्टमेंट। देखिए बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, स्ट्रक्चर को एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। द मैन तो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जो हैवी लॉसेस लिखा हुआ है ये नाउन फ्रेज है, और सब्जेक्ट तो हमारा शुरू में आ गया, तो ये होगा क्या, हमारा ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आनी है हमारी मेन वर्ब, और चारों के चार ऑप्शन जो है आपको मेन वर्ब के रूप में दिए गए हैं। रेस का क्या मतलब होता है, रेस का मतलब होता है टू लिफ्ट समथिंग टू ए हायर पोजीशन। ये यहाँ पर है, मैंने इसको ऊपर उठा दिया, हायर पोजीशन पे उठा दिया, मैंने क्या कर दिया, इसको रेस कर दिया। ठीक है, एक और मीनिंग हो जाता है रेस का। रेस का मतलब हो गया टू लिफ्ट समथिंग टू अ हायर पोजीशन, हायर पोजीशन। फिर एक और मतलब इसका हो जाता है टू कॉज समथिंग टू इंक्रीज। मेरी आवाज है या किसी लाउड स्पीकर का, किसी म्यूजिक सिस्टम का वॉल्यूम है, मैंने उसको इंक्रीज कर दिया, तो मैंने क्या कर दिया, उसकी वॉल्यूम को रेज कर दिया। कॉज समथिंग टू इंक्रीज, टू कॉज समथिंग टू इंक्रीज। फिर एक वर्ड आया यहाँ पर रीप। रीप का मतलब हो जाता है, ये तो मैं इमेज से दिखा देता हूं आपको। रीप रीप का मतलब हो जाएगा टू कट और कलेक्ट अ ग्रेन क्रॉप। जैसे कि हमारे जो किसान भाई हैं ये क्या कर रहे हैं, अपनी ग्रेन क्रॉप को कट कर रहे हैं और कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये अपनी क्रॉप को रीप कर रहे हैं, जो भी इन्होंने बोया था अब उसको क्या किया जा रहा है, रीप किया जा रहा है। रीप का मतलब टू कट और कलेक्ट अ ग्रेन क्रॉप। और मैं किसान भाई दूसरे दिखा देता हूं। यहाँ पर हमारी जो है किसान माताएं हैं, ये भी क्या कर रही हैं, अपनी ग्रेन क्रॉप को कट कर रही हैं और कलेक्ट करके यहाँ पर रख रही हैं। फिर इसको जो है थ्रेश किया जाएगा और अनाज वगैरह इससे निकाला जाएगा। तो ये क्या कर रही है, रीप कर रहे हैं। रीप का मतलब होता है टू कट और कलेक्ट ए ग्रेन क्रॉप। एक मतलब और पॉसिबल है रीप का, रीप को एक जगह और इस्तेमाल किया जा सकता है। रीप का मतलब हो जाएगा टू गेट समथिंग गुड, टू गेट
समथिंग गुड। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर इस मीनिंग को इस्तेमाल करते हुए मैं रीप को जो है यूज करके सेंटेंस लिख रहा हूं। सी रीप द बेनिफिट्स या प्रॉफिट, ठीक है, या डिविडेंड। तो इस तरह से भी जो है रीप को इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो यहाँ पर तो जो आपके सेंटेंस है, सेंटेंस की स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे, सेंटेंस के मीनिंग पर ध्यान देंगे, तो यहाँ पर तो गुड तो कुछ मिला नहीं है, कोई बेनिफिट या कोई प्रॉफिट या कोई डिविडेंड तो यहाँ पर उसने गेट किया नहीं है मैन ने। यहाँ पर तो लॉसेस की बात हो रही है, तो रीप भी नहीं आ सकता, रेज भी नहीं आ सकता। रेज भी खत्म हो गया, रीप भी खत्म हो गया। अर्न का मतलब क्या होता है? अर्न का मतलब होता है टू रिसीव मनी एज अ पेमेंट फॉर द वर्क डन। आपने कोई काम किया है, उसके पेमेंट के रूप में कुछ मनी को रिसीव करना अर्न करना होता है। टू रिसीव मनी एज पेमेंट फॉर द वर्क डन, जो भी काम किया गया है। तो अर्न भी नहीं किया, हैवी लॉस को अर्न नहीं किया जाता है, ये वाला मीनिंग में नहीं आएगा। मीनिंग आएगा इनकर का। इनकर का क्या मतलब होता है? INCUR, ये हमारी वर्ब हो गई। तो इसका मतलब होता है टू एक्सपीरियंस यूजुअली समथिंग अनप्लीजेंट, किसी अनप्लीजेंट इवेंट को, किसी अनप्लीजेंट थिंग को एक्सपीरियंस करना, किसी अनप्लीजेंट फीलिंग को एक्सपीरियंस करना। टू एक्सपीरियंस यूजुअली समथिंग अनप्लीजेंट। As a result of action, as a result of actions you have done, आपने कुछ किया, आपने कुछ किया और उस आपने जो भी किया उसके रिजल्ट की वजह से आपने कुछ अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस किया, तो आपने उस एक्सपीरियंस, जो भी अनप्लीजेंट थिंग आपके साथ हुई, आपने क्या किया? उसको इनकर किया। अब इसको जो है, इस वर्ब को फाइनेंशियल कंटेक्स्ट में भी यूज कर लिया जाता है। जैसे टू बिकम सब्जेक्ट टू, बिकम सब्जेक्ट टू, या टू एक्सपीरियंस, इस वर्ड को ही यूज कर लो, टू एक्सपीरियंस फाइनेंशियल लॉस। आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया या आपने कोई दुकान खोली और उसमें लॉस हो गया, तो आपने उस लॉस को क्या किया? इनकर किया। टू बिकम सब्जेक्ट टू और टू एक्सपीरियंस फाइनेंशियल लॉस, चार्ज, ठीक है, ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन और कॉस्ट, ETC। आप तेज बाइक चला रहे थे, आपका चालान कट गया 500 रुपए का, तो आपने क्या किया? 500 रुपए के ऑब्लिगेशन को इनकर किया। तो यहां पर हैवी लॉसेस से पहले आपको क्या लगाना है? इनकर्ड लगाना है। द मैन इनकर्ड हैवी लॉसेस इन हिज इन्वेस्टमेंट। 155 का हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। आगे चल लेते हैं। 156, ड्यूरिंग द कर्फ्यू द आर्मी वाज ब्लैंक एट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस। कर्फ्यू क्या होता है? ये होता है कर्फ्यू। कई बार आपने सुना होगा, मैं बस दिखा रहा हूं आपको। कर्फ्यू के बारे में ऐसा नहीं है कि न्यूज वगैरह में किसी ने सुना ना हो। हम जिस एज में हैं, हम जिस तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कर्फ्यू के बारे में सब जानते होंगे। कर्फ्यू एक ऐसी स्टेट होती है जहां पर पब्लिक को या लोगों को रोका जाता है सड़क पर बाहर आकर दंगा करने से। उसके लिए पुलिस को या आर्मी को सड़क पर, शहर में पूरी जगह लगा दिया जाता है, जिस भी रीजन पर दंगा होने की या कोई भी घटना या दुर्घटना या वारदात होने की आशंका हो, या हो गई हो या हो रही हो। जैसे यहाँ पर आर्मी को लगाया गया है, ये किसी दूसरे देश का सीन है, मेरे ख्याल से बांग्लादेश का है। यहाँ पर बांग्ला लैंग्वेज लिखी हुई है, ठीक है। ये होता है कर्फ्यू। तो ड्यूरिंग द कर्फ्यू, ड्यूरिंग हमारा प्रीपोजिशन हो गया,
पेन का कलर मैं चेंज जरूर करूंगा। ड्यूरिंग हमारा प्रीपोजिशन हो गया, ड्यूरेशन बताने के लिए। प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट लगा है। द आर्मी, यहाँ से हमारा सब्जेक्ट शुरू हुआ। वाज बी की फॉर्म लगी है, और यहाँ पर देखेंगे तो चारों की चारों वर्ब जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में है, यानी कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी यहाँ पर पैसिव स्ट्रक्चर बन रही है, यानी कि आर्मी को कुछ किया गया है, आर्मी ने कुछ नहीं किया है। एट यहाँ पर प्रीपोजिशन हो गया उस स्पेसिफिक प्लेस को रिफर करने के लिए, और वो स्पेसिफिक प्लेस क्या है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो भी रही होंगी। लोकेशंस नाउन और स्ट्रेटेजिक उसके लिए नाउन मॉडिफायर यानी कि एडजेक्टिव। एट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर क्या लगाया जाना चाहिए, मीनिंग के आधार पर हमें तय करना पड़ेगा। डिप्लॉय का मीनिंग क्या है, डिस्पर्स का मीनिंग क्या है, सप्लाई का मीनिंग क्या है, एम्प्लॉय का मीनिंग क्या है। डिप्लॉय का मीनिंग मैं बता देता हूं, मुख्यतः दो मीनिंग में डिप्लॉय को यूज किया जाता है। दोनों मीनिंग में यहाँ पर आपको बता देता हूं, बहुत काम आने वाला वर्ड है डिप्लॉय। डिप्लॉय का पहला मीनिंग तो है टू यूज समथिंग और समवन इफेक्टिवली, किसी पर्सन को या किसी थिंग को इफेक्टिवली यूज कर लेना, उसको डिप्लॉय करना होता है। दूसरा इसका मीनिंग है टू मूव सोल्जर्स और इक्विपमेंट टू अ प्लेस वेयर दे आर नीडेड। सोल्जर्स को या इक्विपमेंट्स को किसी ऐसे प्लेस पर मूव कर देना जहां पर उनकी आवश्यकता हो, जहां पर उनकी जरूरत हो, वेयर दे आर नीडेड। तो मेरे ख्याल से डिप्लॉय को इसी वाली मीनिंग में आपके सेंटेंस में लगाना है, लेकिन बाकी वर्ड्स के मीनिंग भी हम समझ लेते हैं। डिस्पर्स का क्या मतलब होता है, डिस्पर्स का मतलब होता है टू स्प्रेड, फैला देना, टू स्प्रेड समथिंग ओवर ए लार्ज एरिया। मेरे पास कुछ है, मैंने उसको लार्ज एरिया में फैला दिया, मैंने क्या कर दिया, उसको डिस्पर्स कर दिया। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। डिप्लॉय भी जो है ट्रांजिटिव नेचर की ही वर्ब थी, डिप्लॉय भी ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, दोनों ही मीनिंग में। तो डिस्पर्स का मतलब हो गया टू स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। फिर एक जो वर्ड आया है आपका सप्लाई, सप्लाई का मतलब हो जाएगा टू प्रोवाइड समथिंग विच इज नीडेड। जिस चीज की आवश्यकता है वो चीज आपने सप्लाई कर दी, आपने क्या कर दिया, प्रोवाइड कर, जिस चीज की आवश्यकता है आपने वो क्या कर दिया, प्रोवाइड कर दिया, उसको दे दिया है, किसी को दे दिया, आपने क्या कर दिया, उस चीज की सप्लाई कर दी। टू प्रोवाइड समथिंग विच इज नीडेड, ऑफन इन लार्ज क्वांटिटी। आपने किसी को एक दो आर्टिकल दे दिए, एक दो थिंग दे दी, उसको आप सप्लाई नहीं कह सकते। हाँ, आपने बहुत लार्ज क्वांटिटी में, किसी को पानी की आवश्यकता है और आपने लार्ज क्वांटिटी में 2-4 टैंकर पानी उनको वहां भेज दिया, आपने क्या कर दिया, वाटर की सप्लाई की। तो प्रोवाइड समथिंग विच इज नीडेड ऑफन इन, अब आपने एक गिलास पानी किसी को दे दिया तो आप उसको सप्लाई करना कह सकते हैं क्या, नहीं, ऑफन इन लार्ज क्वांटिटी। लार्ज क्वांटिटी के कंटेक्स्ट में जो है इसको यूज करें। फिर एक वर्ड आया है एम्प्लॉय, ये तो बहुत कॉमन वर्ड है, आपको पता होगा इसका मीनिंग, मैं फिर भी बता देता हूं। एम्प्लॉय का मतलब होता है टू हैव समवन वर्क और डू अ जॉब एंड पे फॉर इट। किसी पर्सन से कोई काम करवाना या उससे उसको काम पर रख लेना, उससे कोई नौकरी करवाना, उससे कोई टास्क करवाना और उस काम के बदले में उसको पे करना, एम्प्लॉय करना होता है। एम्प्लॉय ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है ये भी। टू हैव को मैं पॉजिटिव सेंस में यूज कर रहा हूं, पॉजिटिव सेंस में यूज कर रहा हूं इस मीनिंग में। टू हैव समवन वर्क और डू अ जॉब एंड पे फॉर इट। तो आपके सेंटेंस में क्या आर्मी को एम्प्लॉय किया गया है? स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे सप्लाई तो आएगी ही नहीं,
डिस्पर्स भी नहीं आना चाहिए, एम्प्लॉय भी नहीं, एम्प्लॉय भी सही वर्ड नहीं है, जो मोस्ट सुटेबल वर्ड है वो है डिप्लॉय। आर्मी है हमारी कंट्री के पास, ये जिस भी कंट्री की बात हो रही है, बस उनको स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे डिप्लॉय कर दिया गया है क्योंकि वहां पर उनकी आवश्यकता थी, वहां पर उनकी जरूरत थी। 156 का फर्स्ट ऑप्शन आपको लगाना था। 157 देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द चाइल्ड मेड, फिर उसके बाद ब्लैंक दिया हुआ है, उसके बाद एज कंजंक्शन के रूप में लगाया गया है, ही वॉज गेटिंग लेट फॉर स्कूल। देखिए एज कंजंक्शन को लगाया गया है यहां पर कॉज या रीजन को रिफर करने के लिए, यानी कि एज कंजंक्शन से जो भी क्लोज आगे जोड़ी गई है वो क्या है, रीजन है। और रीजन किसका, इस वाली क्लोज में जो भी हुआ है या जो भी किया जा रहा है उस बात का, उस इंफॉर्मेशन का रीजन ये लिखा हुआ है। द चाइल्ड मेड ब्लैंक, और रीजन क्या है उसका, ही वॉज गेटिंग लेट फॉर स्कूल। ठीक है, अब चाइल्ड हो, द चाइल्ड हो गया हमारा सब्जेक्ट, मेड हो गया हमारी मेन वर्ब, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी। अब देख लो ऑब्जेक्ट कौन सा आना है, ऑब्जेक्ट है तो कोई नाउन ही हमें यहाँ पर चाहिए। रैपिडिटी भी नाउन है, हेस्ट भी नाउन है, स्विफ्टनेस भी नाउन है, हरी वर्ब भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, लेकिन चारों के मीनिंग में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। सिमिलर मीनिंग को कन्वे करने वाले वर्ड आपको लिख कर दिए गए हैं कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन चारों के मीनिंग में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। उस डिफरेंस को जानेंगे, समझेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा वाला वर्ड आ सकता है। रैपिडिटी बना है रैपिड से, रैपिड का मतलब होता है फास्ट एंड सडन। रैपिड जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है, और रैपिड का मतलब होता है फास्ट एंड सडन। रैपिडिटी का मतलब हो जाएगा द क्वालिटी ऑफ बीइंग फास्ट एंड सडन। तो चाइल्ड ने क्या इस क्वालिटी को मेक किया है, चाइल्ड ने मतलब अपने अंदर उस क्वालिटी को मेक किया क्योंकि वो लेट हो रहा था स्कूल के लिए। मतलब बस भिड़ाने वाली बात हो गई, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। अभी और दूसरे वर्ड देखते हैं, स्विफ्टनेस को देखते हैं। स्विफ्टनेस को मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि स्विफ्टनेस भी सिमिलर मीनिंग को ही कन्वे करता है। स्विफ्ट एडजेक्टिव है और इसका मतलब है हैपनिंग और मूविंग क्विकली इन अ शॉर्ट टाइम। इन अ शॉर्ट टाइम कोई भी एक्टिविटी या कोई भी पर्सन, कोई भी थिंग मूव कर रही हो, या कोई भी एक्टिविटी हो रही हो, या कोई पर्सन या कोई थिंग मूव कर रही हो बहुत तेजी से बहुत कम टाइम में, तो हम उसको देख कर कह सकते हैं स्विफ्ट। इसी से बना है स्विफ्टनेस। स्विफ्टनेस, तो स्विफ्टनेस का मतलब हो गया द क्वालिटी और स्टेट ऑफ हैपनिंग और मूविंग क्विकली इन अ शॉर्ट टाइम। द क्वालिटी, ये इतनी डिटेल में पता है क्यों शब्दों की मीनिंग समझाता हूं, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि जब वर्ड इन्फ्लिक्ट होते हैं, दूसरी फॉर्म में जाते हैं, जैसे एडजेक्टिव से नाउन बन गया, तो भी वो अपने मीनिंग को कन्वे करते हैं, लेकिन दूसरे दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में उनका फंक्शन चेंज हो जाता है। यहां पर वो एक क्वालिटी को बता, यहां पर वो एक, यहां पर भी क्वालिटी को बता रहा था, यहां पर भी क्वालिटी को बता रहा था, लेकिन यहां पर वो एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होगा, यहां पर वो नाउन की तरह इस्तेमाल होगा। जैसे आप यहां पर लिख सकते हैं स्विफ्ट बर्ड, कोई बर्ड जो है बहुत तेजी से मूव कर जाए तो आप उसको कहें स्विफ्ट बर्ड। यहां पर आप उसकी स्पीड को, आप उस बर्ड की उस क्वालिटी को स्विफ्टनेस कह सकते हैं। तो क्वालिटी और स्टेट ऑफ हैपनिंग और मूविंग क्विकली इन अ शॉर्ट टाइम। इन अ शॉर्ट टाइम। फिर एक वर्ड आपके सामने आया हरी। हरी जो वर्ड है वो वर्ब भी है और नाउन भी है, HURRY।
हरी जो वर्ड है वो जब वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है टू, डू और मूव समथिंग more quickly than usual। यूजुअली आप अगर किसी एक्टिविटी को जिस स्पीड पर करते हैं, यूजुअली आप किसी एक्टिविटी को जिस स्पीड पर करते हैं उस स्पीड से ज्यादा स्पीड पर अगर आपने उसको कर दिया तो आपने क्या कर दिया, उसको हरी कर दिया। टू डू और मूव समथिंग मोर क्विकली देन यूजुअल, इसी मीनिंग में जो है ये नाउन हो जाएगा। The need to do or move something more quickly than usual। ठीक है, किसी काम को, किसी एक्टिविटी को करने की, अगर तेजी से करने की अगर कोई नीड है तो आप उसको नीड को हरी कर सकते हैं। फिर एक वर्ड आया हेस्ट, HASTE, HASTE। हेस्ट जो वर्ड है वो नाउन भी हो जाता है। हेस्ट का मतलब हो जाता है ग्रेट स्पीड। हेस्ट नाउन ही होता है, इसका मतलब होता है ग्रेट स्पीड। इसके अलावा ये जो मेक हेस्ट है ये एक इडियम है। मेक हेस्ट में मेक तो हो गई हमारी मेन वर्ब और ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, तो हेस्ट हो गया इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस इडियम का मतलब है टू मूव क्विकली। एक्चुअली में इस इडियम को ही यहां पर आपके सेंटेंस में दिया गया है, इसी को यहां पर लगाना था। तो द चाइल्ड मेड हेस्ट, क्योंकि ये दोनों तो क्वालिटी को रिफर कर रही है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि उसने, चाइल्ड ने बहुत, जैसे उसने देखा कि मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा हूं, अपने अंदर ये क्वालिटी जनरेट कर ली। सेंसिबल नहीं हो रहा। हरी जो है एक नीड को रिफर करता है, रिक्वायरमेंट को रिफर करता है। हेस्ट स्पीड को रिफर करता है। और यहाँ पर मेक हेस्ट एक इडियम है। इस इडियम का यूसेज यहाँ पर दिया गया आपको, द चाइल्ड मेड हेस्ट एज ही वाज गेटिंग रेडी फॉर स्कूल। मेड हेस्ट का मतलब हो गया moved quickly। ठीक है, the child moved quickly as he was getting late for school। 158। The old man was, फिर ब्लैंक दिया गया है आपको, at the hospital after a long illness। ठीक है, the old man ये आपकी सब्जेक्ट हो गया। वाज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगी है, यानी कि मेन वर्ब यहाँ पर आना है, वो भी आईएनजी फॉर्म में। चारों के चारों ऑप्शन में आपको आईएनजी फॉर्म दी गई है। एट यहाँ पर प्रीपोजिशन हो गई हो, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा है उस स्पेसिफिक प्लेस को रिफर करने के लिए। आफ्टर अ लॉन्ग इलनेस एक टाइम पीरियड लगाने की कोशिश की गई है, यानी कि पूरी की पूरी जो ये फ्रेज हो गई एडवर्ब टाइम हो गई आफ्टर प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट अ लॉन्ग इलनेस। ये पूरी की पूरी फ्रेज हो गई एडवर्ब ऑफ टाइम। रिलैक्सिंग, रिजॉइसिंग, रिकोपरेटिंग, रिलेंटिंग। रिलैक्स का क्या मतलब होता है? अच्छा वर्ड है, बहुत बार आपने सुना होगा। मैं इसका डेफिनेशन बता देता हूं, इसका एग्जैक्ट मीनिंग आपको समझा देता हूं। रिलैक्स का मतलब होता है, रिलैक्स हमारी वर्ब है। रिलैक्स का मतलब हो जाएगा टू बिकम लेस एक्टिव एंड मोर काम एंड हैप्पी। कोई पर्सन काम करके आया या भाग दौड़ के आया और अब आके वो लेस एक्टिव हो गया, आराम से बैठ गया, कोई काम नहीं कर रहा, मोर काम हो गया, मोर हैप्पी हो गया, तो उसने क्या किया? रिलैक्स किया। इंट्रांजिटिव भी हो सकती है, आप खुद को भी रिलैक्स कर सकते हैं, आप किसी दूसरे को भी रिलैक्स कर सकते हैं। ट्रांजिटिव भी ट्रांजिटिव फंक्शन में भी इस्तेमाल हो सकती है। तो ऐसा तो है नहीं द ओल्ड मैन वाज रिलैक्सिंग एट द हॉस्पिटल आफ्टर ए लॉन्ग इलनेस, नहीं, सही मीनिंग नहीं आ रहा निकल के। रिलैक्स कोई पर्सन होता है किसी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी के बाद। हॉस्पिटल में वो कोई ओल्ड मैन जो है फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी नहीं कर रहा था। रिजॉइस का मतलब होता है टू फील
और शो ग्रेट हैप्पीनेस, टू फील और शो ग्रेट हैप्पीनेस अबाउट समथिंग, किसी भी चीज के बारे में ग्रेट हैप्पीनेस फील करना है, शो करना। तो द ओल्ड मैन वाज रिजॉइसिंग एट द हॉस्पिटल आफ्टर ए लॉन्ग इलनेस, लॉन्ग इलनेस के बाद जो रिजॉइस कर रहा था। चलो ठीक है, मतलब भिड़ाने वाली बात हो गई, लगा सकते हैं इस वर्ड को, लेकिन क्या ये मोस्ट सुटेबल वर्ड है यहां पर लगाना? और ऑप्शन देखते हैं। रिकुपरेट को मतलब समझते हैं। रिकुपरेट का मतलब यहीं पे बता देता हूं। रिकुपरेट का मतलब हो जाता है रिकुपरेट, RECUPERATE, ई को हटा के एनजी लगा दिया। रिकुपरेट का मतलब हो जाएगा टू बिकम वेल अगेन आफ्टर एन इलनेस, किसी इलनेस के बाद वेल हो जाना, अच्छी स्टेट में आ जाना। टू बिकम वेल अगेन आफ्टर एन इलनेस। तो मीनिंग के आधार पर अगर देखोगे तो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन आपका तीसरा ही है, 158 का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन में एक वर्ब आपको दी गई है रिलैंट, जो कि बहुत अच्छा वर्ड है। इसका मीनिंग भी मैं आपको बता देता हूं, कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। रिलैंट, RELENT, रिलैंट वर्ब का मतलब हो जाएगा टू बिकम लेस सीवियर, टू बिकम लेस सीवियर, सीवियर का मतलब स्ट्रिक्ट, एंड अलाउ समथिंग दैट you refuse to allow before, you refuse to allow before। कम स्ट्रिक्ट हो जाना, लेस स्ट्रिक्ट हो जाना, लेस सीवियर हो जाना किसी चीज को लेकर, और उस चीज को, उस एक्टिविटी को या उस बिहेवियर को या उन बातों को अलाउ कर देना जिनको आपने पहले रिफ्यूज कर दिया था, मना कर दिया था कि नहीं ये नहीं कर सकते, पर अब आपने कह दिया चलो ठीक है कर लो। तो इसको कहते हैं रिलेंट करना। आपने उन एक्टिविटीज को, उन बिहेवियर्स को रिलेंट कर दिया, ये हो जाएगा रिलेंट का मतलब। तो ये मीनिंग भी यहाँ पर आना नहीं है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, आउट ऑफ कंटेक्स्ट वर्ड है। रिजॉइस भी नहीं आना है, ऐसा नहीं है कि ओल्ड मैन हॉस्पिटल में पड़े पड़े इलनेस के बाद जो है ग्रेट हैप्पीनेस फील कर रहा है, आ सकता था वो, लेकिन जब हमें ये वर्ड दिया है टू बिकम वेल अगेन आफ्टर एन इलनेस, तो इस मीनिंग को जरा यहाँ पर फिट करके देखो। एग्जैक्ट वर्ड आपको दिया गया है 158 का थर्ड ऑप्शन। ये मेरे ख्याल से हमारी वीडियो का आज का लास्ट सेंटेंस है। इसी तरह से जो है शब्दों के मीनिंग को हम समझेंगे। वर्ड्स के मीनिंग को मेरे पास जो है कमेंट्स में बच्चे लिखते हैं कि सर हिंदी में समझा दिया करो। देखिए ठीक है, हम हमारी मदर टंग है हिंदी, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं जानने समझने के लिए, बातचीत करने के लिए, बिल्कुल कीजिए। मैं भी आपको समझा रहा हूँ, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारा हिंदी में ही है, और मैंने भी जो है सारी चीजें हिंदी में ही आपको समझाई है। लेकिन जो वर्ड्स है ना, उनके मीनिंग को आप इंग्लिश में ही समझने की कोशिश कीजिए, ट्रांसलेट करने की कोशिश आप ना करें। ट्रांसलेट करना अपने टाइम को वेस्ट करना है। आप सोचिए, जब आपने स्कूल में या कॉलेज वगैरह में जब आपने हिंदी पढ़ी थी, तो क्या हिंदी को आपने किसी और दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करके पढ़ा था? तो इंग्लिश को किसी दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करके पढ़ने की जरूरत आपको क्यों पड़ रही है? आपको ट्रांसलेशन नहीं सीखनी है, आपको इंग्लिश सीखनी है। जब आपने हिंदी को पढ़ते समझते वक्त उसे किसी और भाषा में, इंग्लिश में या किसी और भाषा में ट्रांसलेट नहीं किया, तो इंग्लिश को भी किसी दूसरी भाषा में, हिंदी में, किसी और भाषा में भी ट्रांसलेट करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इंग्लिश के शब्दों के मीनिंग, इंग्लिश के वर्ड्स के मीनिंग आप इंग्लिश में ही जानने समझने की कोशिश कीजिए। आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, फिर कह देता हूं कि अगर आपका किसी भी सेंटेंस में, किसी वर्ड से रिलेटेड, किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, चाहे इस वीडियो का हो, चाहे मेरी पुरानी वीडियोस का हो, या चाहे आप कहीं पर कुछ भी पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, या किसी को समझा रहे हो, कोई भी इनसे रिलेटेड आपका डाउट है, तो आप मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं आपसे इंग्लिश को लेकर, इन चीजों को लेकर डिस्कशन करता हूं।
आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद।